जब आप एक बार फ्रेंचाइजी हो जाते हैं, आपको एक हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है आपकी सारी बातों के लिए, मतलब सप्लाई चेन रिलेटेड इशू, मार्केटिंग रिलेटेड इशू, प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड इशू, वो सारे के सारे वो सॉल्व करते हैं। पिछले 4 दिन के अंदर कुछ 114 फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट आई हैं, जिसके अंदर से 28 इंटरनेशनल है। हमारी थोड़ी फिलोसफी ये है कि अगर सामने वाला आदमी पैसा बनाएगा तो मैं पैसा बनाऊंगा, वरना कोई फायदा नहीं है इस बिजनेस का। ये जो लॉस ले लेके बिजनेस आगे बढ़ाने वाले गेम में हम नहीं है। हमारे पास में सारे डिपार्टमेंट तो है, पर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कभी इसको फोन लगाना, कभी उसको फोन लगाना। तो एक हमने आपको एग्जेक्टिव दे रखा है जो आपको पूरी की पूरी हैंड होल्डिंग करता है। गवर्नमेंट को भी बहुत जरूरत है ये सीखने की कि 1 पॉइंट विंडो बनाए बिजनेस के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ब्रांड के बारे में बताने वाला हूं जो ब्रांड बर्गर का सिंह है। जी हाँ दोस्तों, आप सही गेस कर रहे हैं, बर्गर सिंह। अगर हम फास्ट फूड की बात करें तो लोगों की जुबान पर दो ही नाम आते हैं, खासकर पिज्जा या बर्गर। लेकिन अगर आपको क्वालिटी बर्गर खाना हो, वो भी इंडियन टेस्ट में, तो आप कहां जाएंगे? आपको बहुत सारी अलग अलग चेन्स मिलेंगी जहां पर कि उनकी डेडिकेटेड फॉरेन एसओपीज हैं। लेकिन यहां पर मैं जिस चेन के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, यहां पर आपको बहुत ही अमेजिंग इंडियन टेस्ट के बर्गर्स मिलेंगे, और बर्गर्स के अलावा फ्राइज और भी बहुत सारा मेन्यू मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बर्गर सिंह फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी के बारे में, और हमारे साथ हैं बर्गर सिंह के फाउंडर कबीरजीत सिंह जी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि किस तरीके से बर्गर सिंह ने एक स्टोर से स्टार्ट करके आज इंडिया के टॉप मोस्ट बर्गर चेन में अपनी जगह बना ली है। और अगर हम बात करें फ्रेंचाइजिंग में, तो इंडिया की नंबर 1 फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है बर्गर चेन में। तो हम लोग सीधा रुख करते हैं कबीरजीत सिंह जी का और जानते हैं क्या है ये फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंचाइज बताओ में। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, बर्गर सिंह बड़ा अमेजिंग नाम है। सिंह मीन्स लायन। तो ये नाम आपके माइंड में कहाँ से आया और ये जर्नी क्या रही है आपकी? देखिए जी, मैं इंडिया से गया था बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए 2006 के अंदर। तो मैं जब यहाँ से गया था तो जैसे क्लासिक इंडियन स्टूडेंट होते हैं, दिन में पढ़ाई करते हैं, शाम को काम करते हैं खर्चे वर्चे निकालने के लिए। तो मेरे को एक बर्गर शॉप, ब्रिटिश बर्गर शॉप होती है, उसके अंदर काम करने का मौका मिला इवनिंग शिफ्ट में। तो इवनिंग शिफ्ट के अंदर क्या होता है, जब आपकी शिफ्ट क्लोज डाउन हो रही होती है तो आपको एक मील फ्री मिलता है। उसके अलावा लोगों का काम होता है इन्वेंट्री करना, रेस्टोरेंट को साफ करना, अगले दिन की तैयारी करना। तो मेरे को वो खाना समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ब्लैंड था। ब्रिटिश फूड होता है थोड़ा ब्लैंड। मैंने क्या किया, साथ में एक ग्रोसरी स्टोर होता था, उधर से कुछ हिंदुस्तानी मसाले लिए, अपने बर्गर में मिलाया और पुदीने की चटनी के साथ में उसको खा लिया। तो वो मेरे आसपास जो लोग काम कर रहे थे, 6 या 7 लोग थे। पोलैंड से थे 2-3, एक आधा और इंडिया से था, एक आधा बांग्लादेश से था। उनको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा, यार कबीर ऐसा करते हैं कि साफ सफाई और इन्वेंट्री हम कर लेंगे, तू सबके लिए खाना बना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मेरे को। इन्वेंट्री करने में मेरे को थोड़ा आलस आता था और इसमें इंटरेस्ट था। मैंने सबके लिए खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। वो खाना पॉपुलर होता रहा। जो दुकान के मालिक थे वो लखनऊ से थे, उन्होंने बोला यार हम भी खाएंगे, कोई पसंद आया। तो उन्होंने मेरे को बोला, कबीर ऐसा करते हैं, खाना अच्छा है, तेरे पास में सैटरडे संडे ऑफ होता है, तुम ऐसा करो, तुम इसको हमारे मेन्यू में डाल दो सैटरडे संडे के लिए, और इससे जो कमाई होगी इन बर्गर से, उसका हम आपको थोड़ा हिस्सा दे देंगे। मेरे लिए से अच्छी अपॉर्चुनिटी थी नहीं। मैंने ठीक है, मैंने सैटरडे संडे को करना स्टार्ट कर दिया। वो काफ़ी पॉपुलर हुआ, काफ़ी बिका। अब क्या है, कबीर जो है वो विदेशी लोगों के लिए नाम थोड़ा लेना मुश्किल है। सिंह काफ़ी कॉमन सरनेम है, बर्मिंघम में बहुत सारे घूम रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा यार ये सिंह है, ये बर्गर बनाता है, उन्होंने इसको बर्गर सिंह कर दिया मेरा नाम। तो काफ़ी टाइम मैं कॉलेज में बर्गर सिंह के नाम से जाना जाता था। तो वो नाम तो बैठ गया दिमाग के अंदर, थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया ये खाना कैसे बनता है, बस वहाँ से खाना शुरू हो गया। तो वहाँ से आपने स्टार्ट किया।
तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि बर्गर सिंह की जो शुरुआत थी वो जॉब वर्क के रूप में हुई और आज वो इतना बड़ा लीडिंग बर्गर चेन है। तो जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हर बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपने जब इंडिया में इसकी शुरुआत की तो आपने कौन से वो चैलेंजेस जो फेस किए? देखिए, मैं थोड़ा प्लानिंग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर है। तो जब मैंने ये बर्गर सिंह फिर समझ में आ गया, आइडिया अच्छा था और मेरे को तब रियलाइज हुआ कि हिंदुस्तान में तब सिर्फ मैकडॉनल्ड्स। मैंने कहा यार ये इंडिया में करना चाहिए। इंडियन फ्लेवर, इंडियन यंग पॉपुलेशन है, फास्ट फूड धीरे धीरे इंडिया में आ रहा था। मैं कहा इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा आगे बढ़ने के लिए। तो मैं फिर MBA ख़त्म हुआ, नौकरी मिल गई, लंदन चला गया। लंदन के अंदर एक बेवरेज फर्म के साथ मैं काम किया। सो मेरे को इंटरेस्ट था क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सप्लाई चेन के बारे में सीखने को मिला, ब्रांडिंग के बारे में सीखने को मिला, प्रोडक्ट क्रिएशन के सीखने के बारे में। पर ये बर्गर सिंह का आइडिया बंद नहीं हो रहा था दिमाग के अंदर। मैंने कहा यार इंडिया में जाके खोलेंगे, पर खोलने से पहले यूके में बैठ के ये सोचना कि मैं ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, वो बहुत डिफरेंट होता है। और मैं इंडिया से गए हुए काफ़ी दिन भी हो गए थे और बिजनेस के बारे में कम ही नॉलेज थी। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने बेयर कैफ़े को ज्वाइन किया। राहुल सिंह और प्रदीप गिडवानी ने वो कंपनी स्टार्ट की थी। मैं शायद उनका दूसरा एम्प्लॉय था, पहला था। उनके साथ काफ़ी काम सीखने को मिला। प्रदीप गिडवानी ब्रांडिंग के अंदर काफ़ी एक्सपर्ट थे। राहुल सिंह की एक्सपेंशन तो खैर बहुत ही माहिर है उस काम में। तो उन दोनों से काफ़ी सीखने को मिला मेरे को। फिर मैंने जब थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो गए उसके बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 नवंबर 2014 को। तो 2014 में आपने इस बिजनेस को शुरू किया और आज आपकी 40+ आउटलेट्स पैन इंडिया रन कर रहे हैं। हमारे इस समय 55 आउटलेट हैं। ओके, 55 आउटलेट्स हैं। ज़्यादातर हम नॉर्थ इंडिया के अंदर ही हैं। हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, हमारी सप्लाई चेन यहाँ पे बेस्ड है, तो अभी हम नॉर्थ इंडिया में ही हैं। अच्छा, अगर हम बात करें आपके बर्गर के टेस्ट की, हम इंडियंस कुछ नया फूड एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार अगर कुछ डिफरेंट अगर टेस्ट आता है तो क्रिटिसिज्म भी मिलती है और कई बार लोग अडॉप्ट भी नहीं कर पाते हैं। बर्गर बेसिकली लोग मैकडी का ही खाते थे, वन ऑफ द सेम टेस्ट। और जब आपने उसमें अलग अलग मेन्यू लेकर आए, अलग अलग इंडियन फ्लेवर्स लेकर आए, तो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिला और क्या फीडबैक्स रहे आपके? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तानी कंज्यूमर जो है वो सबसे ज़्यादा पिकी है। तो उसके अंदर क्या था कि जब हमने ये सोचा कि यार ये सिर्फ मैकडॉनल्ड्स जो कर रहा है उससे काम नहीं चलेगा, इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन फ्लेवर होने चाहिए। तो हमने एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किया और देखिए फीडबैक बेस्ट है। तो हम क्या करते हैं, और हमने पहले से भी किया, हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसका पहले फीडबैक देखते हैं और फीडबैक होती है सेल्स के अंदर। हाँ जी। अगर नहीं बिका माल तो हिंदुस्तान को समझ में नहीं आया। तो हमारी मेन्यू की फिलॉसफी ये रही है, एक्सपेरिमेंट करो जितना भी करना है, उसके बाद में हम उसको लेके जाते। जैसे हमने आपस में डिसाइड किया कि बॉस ये वाला बर्गर बनाएंगे, उसको मंगाएंगे, उसको इंटरनली टेस्टिंग करेंगे, फिर हमारे एक फोकस ग्रुप है उस पर टेस्टिंग होती है, फिर हम उसको मार्केट में खोल देते हैं 4 या 5 आउटलेट में, फिर देखते हैं बिका कि नहीं बिका, और अगर वो नहीं बिकता तो उसको हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं। और कहानी ऐसी चलती है कि हर 6 महीने के अंदर हम एक बार अपना पूरा मेन्यू देखते हैं, जो लोएस्ट 10% बिकने वाली चीज़ें हम उनको मेन्यू से हटा देते हैं, उनकी जगह नया प्रोडक्ट आता है। इससे क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग होता है और लोगों को रिपीटेडली कुछ नया देखने को भी मिलता रहता है। हिंदुस्तान के अंदर देखिए, अमेरिका वगैरह में या फॉरेन कंट्रीज में क्या है, एक इंसान रोज सैंडविच खा सकता है और एक सैंडविच से उसका खाना हो जाता है। हिंदुस्तान के अंदर खाना इज अ एक्सपीरियंस। हमारे को थोड़ी दाल भी चाहिए, थोड़ी सब्जी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, अचार भी चाहिए, दही भी चाहिए, सलाद भी चाहिए। तो हमारा ना रिचुअल की तरह होता है, हाथ से खाते हैं, पूरी फीलिंग के साथ खाते हैं। तो हमारे यहाँ पे मतलब अगर आपने 4 दिन तक सेम चीज दे दी ना तो बच्चा भी घर में नाराज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान को भी 56 भोग लगता है। तो डिफरेंट वैरायटी चाहिए, करना जरूरी है। और बाकी ब्रांड्स भी कर रहे हैं, उनको भी समझ में आ गया कि हिंदुस्तान के अंदर ये कांस्टेंट इनोवेशन और चेंज की बहुत आवश्यकता है। हमारी थोड़ी ज्यादा तेज चलती है गाड़ी बाकियों से। बेसिकली मैंने आपके स्टोर भी विजिट किए और आपका मेन्यू में देख रहा था, तो मेन्यू बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। जय वीरू बर्गर, मखनी बर्गर। सो ये मेन्यू के पीछे क्या स्टोरी है? आपने ये डिफरेंट और बड़ा अमेजिंग मेन्यू कैसे डिजाइन किया और क्या स्टोरी रही इसके पीछे? ऐसा है कि मेरे यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं कंपनी के अंदर, दिस इज अ क्रिएटिव कंपनी। अब आप इसको खाना वाइज क्रिएटिव देखिए या टेक वाइज देखिए या सप्लाई चेन वाइज देखिए, सब लोग इनोवेट करना चाहते हैं, सब लोग कुछ नया करना चाहते हैं। तो क्या होता है, प्रोडक्ट की बेसलाइन क्या होती है कि एक नया प्रोडक्ट आया, नॉर्थ इंडियन फ्लेवर आया, 3-4 चीजें हम उसको टिक ऑफ करते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि यार इसका करना क्या है, नाम क्या रखना है इसका।
जैसे अभी देखिए हमारा सबसे पॉपुलर बर्गर इस समय चल रहा है निकुसी। ओके। वो क्या है, वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो प्रोडक्ट है, बिल्कुल एंट्री लेवल पे 39 रुपीज पे, इट्स प्रॉब्ली द चीपेस्ट बर्गर। तो जब उसकी बारी आई उसके नाम रखने की, तो वो निकुसिन पड़ गया, आप ये समझिए 4-5 लोगों के बीच के अंदर। वैसे ही एक छोटू सिंह है, हाँ। इनका क्या है ना, ब्रांड रिकॉल भी रहता है बर्गर सिंह के साथ में, निक्कू सिंह, छोटू सिंह। अब आप बोल रहे थे जय वीरू के बारे में, हम क्या कर रहे थे, हम एक डिलीवरी स्पेसिफिक के लिए बर्गर की जोड़ी बना रहे थे कि हम देख रहे थे काफी ऑनलाइन लोग 2 बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो यार एक 2 बर्गर का ना कॉम्बो बनाते हैं। तो हमने स्पेसिफिकली बर्गर लॉन्च किया उसके लिए। तो अब वो जोड़ी थी, तो जब नाम की बारी आई तो किसी ने बोला जय वीरू, किसी ने बोला अमर प्रेम, फेमस जोड़ियां हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो वहां से आता है। तो ऐसे आपने ये पूरा मेन्यू डिजाइन किया है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा सवाल लेना चाहूँगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। आपकी बर्गर की रेंज 39 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है, और जो लोकेशन से सारी हाई क्लास लोकेशंस होती हैं विद हाई रेंट एंड सो मेनी अदर एक्सपेंसेस, तो आप ये प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकाल पाते हैं इस प्राइसिंग में? देखिए ऐसा है, हमारी फूड कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है बाकी ब्रांड से, पर हमारा एम ये है कि हम वॉल्यूम ट्रांजैक्शन में ज़्यादा रहे। आपने अगर देखा होगा हमारी लोकेशन तो चलिए प्रीमियम होती है, पर शॉप का साइज बहुत छोटा है, तो हमारे रेंटल वहाँ बच जाते हैं, और हमारे टेबल टर्न अराउंड काफ़ी हाई है, हमारी डिलीवरी वॉल्यूम काफ़ी हाई है। आई थिंक हम इंडिया के अंदर टॉप 10 टॉप 11 डिलीवरी फोकस ब्रांड्स में आते हैं एग्रीगेटर्स के ऊपर। तो जो हमारा गेम है वो वॉल्यूम का गेम है, और हम लोगों को यही बोलते हैं कि लोकेशन भी ऐसे लीजिए जहाँ पे वॉल्यूम आए। इस समय मतलब फूड कॉस्ट की ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखिए जी, आप फूड कॉस्ट 30% पे करें या 40% पे करें, एंड में ये होता है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है। बिल्कुल। एक बर्गर के बिकने से 10 रुपए आए जेब के अंदर, 15 रुपए आए, मान लीजिए आपके 10 ही रुपए आए और बाकी लोगों के 30 रुपए आते हैं, पर आपने वो 10 रुपए पे कितने बर्गर बेचे। बिल्कुल। दैट्स द ऑब्जेक्टिव। अच्छा, मैं आपसे फ्रेंचाइजिंग के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो हमारा देश या पूरा वर्ल्ड इस समय जो गुजर रहा है कोविड की अलग अलग फेजेस से, तो कोविड में फूड इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है, बहुत सारे डाइनिंग रेस्टोरेंट्स बंद भी हो गए हैं। तो ऐसे में बर्गर सिंह ने कैसा रिस्पॉन्ड किया, और आपको क्या लगता है कि फास्ट फूड इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स कैसा रहने वाला आने वाले समय में? देखिए अगर आप देखेंगे जितने भी अभी IPO हुए हैं वो सब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की। ओके। तो क्विक सर्विस स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, KFC बढ़िया चल रहा है, पिज्जा हट, डोमिनोज, अगर जो भी ब्रांड्स आ गए हैं वो यही ब्रांड्स आ गए। तो फास्ट फूड और QSR का काफी फ्यूचर नजर आ रहा है। देखिए जो डाइनिंग का है वो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलता है। Tier 1 सिटीज के अंदर थोड़ा ज्यादा कष्ट है, Tier 2 Tier 3 सिटीज के अंदर कम है। Tier 1 के अंदर वैसे ही डाइनिंग का धंधा थोड़ा कम है, तो हमने जनरली फोकस ये रखा है कि Tier 1 के अंदर हम छोटी दुकानें लें, डिलीवरी पे फोकस ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे पार्किंग शार्किंग की काफी प्रॉब्लम है। तो लोग इतना बाहर, आजकल डिलीवरी काफी पॉपुलर हो गई है दिल्ली, बॉम्बे, इन जगहों पे। Tier 2 सिटीज के अंदर क्या है, कोविड की वजह से नुकसान तो सबका हुआ है, पर स्टेबलाइजेशन जल्दी आई, डाइनिंग टेक अवे का वॉल्यूम काफी जल्दी आया है। और हमारा फोकस भी अब यही है। तो Tier 1 सिटीज में छोटी दुकानें, अब ये समझिए 60 से 70% डिलीवरी के ऊपर फोकस है, और Tier 2 के अंदर डाइनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ फ्रेंचाइजिंग के बारे में। हमारे जितने दर्शक हैं वो नई नई फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी सर्च करते रहते हैं, ब्रांड्स के ऊपर बड़ा फोकस होता है, और आपका एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है इंडिया में अगर बात करें। तो आप लोग जब कोई फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं या जब फ्रेंचाइजी को शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो क्या वो मेन पॉइंट्स होते हैं, क्या देखते हैं कि आपके फ्रेंचाइजी के पास क्या होना चाहिए? देखिए ऐसा है, हमारी फ्रेंचाइजी जो है सबके लिए ओपन है। हम अपना वर्किंग रिलेशनशिप देख के आगे बढ़ते हैं। हमारा कुछ अप्रूवल क्राइटेरिया है, आपका बैकग्राउंड चेक होता है, आपका सिविल स्कोर चेक होता है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। हम देखना चाहते हैं हम किसके साथ काम कर रहे हैं, बंदे की प्रोफाइल देखते हैं, और उसके बाद में हम बोलते हैं ठीक है यार आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अब फ्रेंचाइजी लेने का क्या है, आजकल डिलीवरी के ऊपर बहुत जोर है। तो हम जैसे सबवे है, सबवे एक स्टोर यहाँ खोल देता है, एक स्टोर वहाँ खोल देता है, एक स्टोर वहाँ खोल देता है। हम इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि फिर वो एक दूसरे का बिजनेस डिलीवरी में खाने लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक सिटी को मैप कर देते हैं कि बस इस लोकेशन में खुल सकता है, इसमें एक खुल सकता है, इसमें एक खुल सकता है, इसका अंदाजन इतना सेल होगी, उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि भैया कितने रेंटल की दुकान लेनी चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं। तो हमारे पास फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट तो बहुत ज्यादा है, पर जगहें कम। अब जैसे देखिए चंडीगढ़ के अंदर किसी और ब्रांड ने सोचा होगा मैं 27 आउटलेट खोल लूंगा,
पर हमको पता है कि एक दूसरे का बिजनेस खाए भी गया, पूरे ट्राई सिटी एरिया, मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़ सबको मिला के 11 आउटलेट कर सकते हैं। ओके। हाँ, हर मार्केट बढ़ती है, हर मार्केट ईयर ऑन ईयर बढ़ती है। फिर हमको ये भी पता है कि अब 11 है, एक ये 12वां लिया जा सकता है, एक ये 13वां लिया जा सकता है। वैसे ही हमको पता है दिल्ली के अंदर हम 45 आउटलेट खोल सकते हैं बिना एक दूसरे का बिजनेस खाए। तो उस हिसाब से बेसिकली सबसे पहले आप रेडियस चेक करते हैं पूरी सिटी का और उसके हिसाब से देखते हैं क्या सेल्स आएगी क्या नहीं आएगी, और उसी हिसाब से आप फ्रेंचाइजिंग देते हैं। और 3-4 और क्राइटेरिया है। हम देखते हैं एक तो टोटल एरिया का वॉल्यूम क्या है, कंपटीशन कितना है, स्पेंडिंग पावर कितनी है, और रेंटल क्या है। हम ये सब कुछ उनको तैयार करके देते हैं कि भैया इस जगह पे दुकान ले लीजिए, आपकी एक्सपेक्टेड सेल ये होगी, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, इतने रेंटल से ज़्यादा का मत लीजिएगा और इतना साइज लीजिएगा। फिर अब क्या है, अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। अगर आपको हमने अप्रूव कर दिया और आपको जगह समझ में आ गई, दुकान मिल गई। कई बार लोगों को नहीं समझ में आती है, जैसे हमारे पास दिल्ली में वेटिंग लिस्ट है, दिल्ली ऑलमोस्ट कवर हो गया, 4-5 लोकेशन बची है, लोकेशन बची है, पंजाब में बची है लोकेशन, यूपी में बची है लोकेशन, राजस्थान में बची है, पर दिल्ली मोरलेस में। तो आप अपनी फ्रेंचाइजीज को पैन इंडिया ओपन करना चाह रहे हैं या फिर पहले इंडिया के एक पार्ट को कवर करना चाह रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो इस तरह से काम करता है। हमारा कोई सेंट्रल किचन नहीं है, मैकडॉनल्ड्स की तरह हमारा एक प्रोसेसर मॉडल है। ओके। इसका मतलब हमारा सारा का सारा माल गोदरेज टाइसन या ऐसी कोई कंपनी बनाती है, फुली कुक्ड होता है, फ्रोजन होता है और वेयर हाउस में रहता है, फ्रोजन वेयर हाउस, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आपका आउटलेट उससे कितना दूर है उस वेयर हाउस से, उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी होती है। और दूसरा, कितने सारे आउटलेट हैं उस रास्ते के अंदर। जैसे एक गाड़ी 6 आउटलेट्स को माल प्रोवाइड कर सकती है एक डायरेक्शन में। मान लीजिए आपने कुंडली से गाड़ी निकली, जो कि हमारा वेयर हाउस है, तो पानीपत में देती हुई जाएगी, करनाल में देती हुई जाएगी, अम्बाला में जाती है, चंडीगढ़ में 3 आउटलेट देती है। अब ये एफिशिएंटली चलता है। अब इसके ऊपर एक मतलब आपको एक हब एंड स्पोक सिस्टम बनाना पड़ता है। तो इस समय हमारा नॉर्थ इंडिया, दिल्ली के आसपास करीबन 900 किलोमीटर के आसपास हमारी डिलीवरी एफिशिएंट है, हमारी लॉजिस्टिक्स। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं। अब जब रेस्ट ऑफ इंडिया में जाएंगे तो पहले हम, मान लीजिए अगला हमारा डेस्टिनेशन है साउथ इंडिया, तो हम अपना एक वेयर हाउस पहले क्रिएट करेंगे, फिर अपने कुछ आउटलेट क्रिएट करेंगे और फिर फ्रेंचाइजी। बिल्कुल, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो आप फ्रेंचाइजीज हैं उनको आप सप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और क्या वो मार्केट प्रॉफिटेबल है। देखिए, ऐसा है किसी और हिंदुस्तान के अंदर ना किसी और के पैसे पे खेलना बहुत आसान है। और हमारी थोड़ी फिलॉसफी ये है कि अगर सामने वाला आदमी पैसा बनाएगा तो मैं पैसा बनाऊंगा, वरना कोई फायदा नहीं है इस बिजनेस का। ये जो लॉस ले के बिजनेस आगे बढ़ाने वाले गेम में हम नहीं है। तो इरादा यही रहता है कि बॉस पहले हम अपने आप को इस्टेब्लिश करें, प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश करें टेरिटरी में, और फिर फ्रेंचाइजी बेचें जब हम अपने बिजनेस के बारे में कॉन्फिडेंट हैं। तो यहाँ पर अगर आप QSR की बात करें तो बेसिकली क्लाउड किचन मॉडल भी बहुत चल रहे हैं, साथ साथ में टेक अवे भी चल रहे हैं। तो आप लोग क्या क्लाउड किचन मॉडल पर भी हैं या फिर सिर्फ टेक अवे और डाइन इन पर हैं? देखिए, हम क्लाउड किचन रेकमेंड किसी को नहीं करते और हम उसकी फ्रेंचाइजी बेचते हैं। क्लाउड किचन की जो यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स है वो पेपर पे तो बहुत अच्छी लगती है, पर उसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए क्योंकि क्लाउड किचन के अंदर क्या है, अपनी डिलीवरी कमी होती है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड अपनी डिलीवरी नहीं कर पा रहे, वो होती जोमेटो और स्विगी के थ्रू ही। बिल्कुल। तो मान लीजिए आपने हाई स्ट्रीट पे अगर आपकी 1 लाख रुपए की दुकान पड़ती है, आपने क्लाउड किचन 20,000 रुपए में दी दी। 20,000 रुपए की दुकान के अंदर अब आप कितना भी बिजनेस करें, 20 से 25% जोमेटो और स्विगी लेके जाएंगे ही जाएंगे, 100%। आपका ब्रेक इवन बहुत दूर है। तो इसका मतलब पैसे कहाँ बच रहे हैं, लेबर में बच रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि रेंटल तो आपका बढ़ता रहेगा, बाकी इंसान का तो रेंटल फिक्स है। मैंने 1 लाख रुपए की दुकान ली जिसके अंदर 70% मेरा धंधा डाइन इन से है, तो मेरे को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मैं वो 1 लाख रुपए ज्यादा चुका दूँ। पर अगर मैंने 10 लाख रुपए की है और वो सिर्फ डिलीवरी का बिजनेस है, तो मेरी तो दुकान 3 लाख रुपए की पड़ती है मेरे को, क्योंकि बहुत आए। बिल्कुल। तो इसलिए क्या होता है, क्लाउड किचन तब चलता है जब उसके अंदर 4 या 5 और ब्रांड्स चल रहे हो, मल्टीपल किचन्स, मल्टीपल ब्रांड्स, सेम मैन पावर। तो ये मैन पावर आर्बिट्राज हो, ये एक्चुअली तो 5 ब्रांड चलाना बहुत मुश्किल है। और यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स है, आपका पहला ब्रांड करे 7 या 8 लाख रुपए, दूसरा वाला करे 5 लाख, तीसरे वाला करे 4 लाख, और फिर 2-3 और 2-2, 3-3 लाख के ब्रांड को डिजर्ट, तो आपके बढ़िया पैसे बन जाएंगे। पर अगर आप मार्केट में देखें, बड़े बड़े ब्रांड्स क्लाउड किचन कर रहे हैं, कोई भी दूसरा या तीसरा सक्सेसफुल ब्रांड करना
सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एक चीज मैंने और देखी है कि जोमेटो स्विगी पर कस्टमर लॉयल्टी भी बिल्कुल नहीं है, और सिर्फ डिस्काउंट लॉयल्टी है। एक और प्रॉब्लम है क्लाउड किचन के अंदर। क्लाउड किचन के अंदर क्या है, जो आउटलेट की जो डिस्कवरी है वो सिर्फ ऐप के थ्रू है, कोई साइनेज वाइनेज तो दिखा नहीं। तो आपको उनके एल्गोरिदम में ऊपर आना जरूरी है। आप उनके एल्गोरिदम में या पैसा खर्च के ऊपर आएंगे क्लिक करके, या डिस्काउंट दे के ऊपर आएंगे। तो इसका मतलब आप डिस्काउंट पे ही माल बेच रहे हैं। जैसे ही आप नीचे गए, कोई और डिस्काउंट वाला ब्रांड आया तो वहां चला गया। तो हम क्लाउड किचन इज अ डिफिकल्ट मॉडल फ्रेंचाइजी के लिए। बिल्कुल, वहां पर अगर मेरे को अपना करना है मैं कर सकता हूँ कि मेरे अंदर लॉस सहने की काफी सारी क्षमता है, पर फ्रेंचाइजी का लॉस नहीं हुआ देखा जा सकता। बिल्कुल, तो वो वाला बिजनेस हम अवॉइड करें। तो यहाँ पर जो आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है उसके इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स क्या रहते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट आती है जब कोई आपके साथ अटैच होता है? देखिए, हम 3 मॉडल्स पे हैं। पहला मॉडल है हमारा डाइन-इन का मॉडल, जो कि आप ये समझिए करीबन 19% EBITDA देता है। उसकी आप समझिए सेटअप कॉस्ट 35 लाख रुपए से 45 लाख रुपए है। 1000 स्क्वायर फीट अराउंड स्पेस चाहिए होता है। 30-40% अप एंड डाउन ले लीजिए। इसके अंदर 20 से 27 सीटें आ जाती हैं, और आप ये समझिए करीबन 10-1 लाख रुपए करता है स्टोर। इसके अंदर 19% EBITDA बन जाता है। एक और मॉडल है जो है टेक अवे मॉडल या फूड कोर्ट मॉडल। हम प्रेफर करते हैं फूड कोर्ट में लाए, कि फूड कोर्ट में एग्जिस्टिंग फुटफॉल होती है। सस्ता बहुत पड़ता है। आप ये समझिए करीबन 17 लाख रुपए से 27-28 लाख रुपए पे आ जाता है, डिपेंडेंट अंदर कितना काम हो रखा है। कई मॉल के अंदर काउंटर मिलता है, कई मॉल के अंदर पूरा स्टोर तैयार है। ये वाला मॉडल जो है थोड़ा सस्ता है, इसका EBITDA थोड़ा कम है। ये समझिए ये देता है आपको 15 से 17% तक EBITDA, इससे ज्यादा नहीं देता। ठीक है, खर्चा कम है, EBITDA निकल जाता है। अभी समझिए वो भी करीबन 8 से 10 लाख रुपए करता है, तो आप समझिए करीबन 1.5 से 1.80 तक उसके अंदर बच जाता है। जो तीसरा वाला मॉडल है, जो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मॉडल है, वो है ड्राइव थ्रू, हाईवे ड्राइव थ्रू। वो है करीबन आप समझे 65 लाख रुपए लगता है। उसका EBITDA आता है करीबन 24 से 25%। वो इसलिए आता है कि एक लेबर कॉस्ट कम है, दूसरी कोई डिस्काउंटिंग नहीं है क्योंकि आप बिल्कुल शहर के बाहर। तीसरी चीज ये है कि रेंटल कॉस्ट बहुत कम है। चौथी ये है कि एक बार ही बंदा अगर आ जाता है, 4 लोग गाड़ी में होते ही होते हैं, तो वो लंबा रुक के जाता है और टिकट बढ़ जाता है। और लास्टली और सबसे इम्पोर्टेंटली मार्केटिंग पे बिल्कुल खर्चा नहीं होता। बंदा जा रहा है, आपने एक बैनर लगाया, कोई जोमेटो पे क्लिक, स्विगी पे क्लिक, कोई डिलीवरी का बिजनेस नहीं है, तो सारा का सारा बॉटम लाइन जाता है। थोड़ा बनाने में महंगा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर प्रॉफिटेबल सबसे ज्यादा है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके फ्रेंचाइजी स्टोर के बारे में, तो जो फ्रेंचाइजीज होते हैं कई बार उन्हें फूड बिजनेस की बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है। तो ऐसे में बर्गर सिंह की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किस तरीके से उन्हें एडुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं आप लोग? देखिए, हमारा एम ये होता है कि बर्गर सिंह की जो फ्रेंचाइजी है और उसकी कंपनी स्टोर के बीच में कोई फर्क ना हो। अगर आप बाहर चले जाएंगे और आप मेरे को बता सकेंगे कौन सा कंपनी है, कौन सा फ्रेंचाइजी है, तो मान जाऊंगा मैं, फर्क कम। तो बेसिकली क्या होता है, अगर एक बार एक इंसान ने फ्रेंचाइजी, प्रोसेस ये है कि आपने फ्रेंचाइजी की रिक्वेस्ट दी, हमने आपको लोकेशन बताई, आपकी हमारे बीच में बात हुई, आपने LOI सेंड किया, एग्रीमेंट साइन हुआ, आपने दुकान ली। अब जैसे ही आपकी सेल प्रोसेस खत्म होता है, आपको एक डिपार्टमेंट में, ऑन बोर्डिंग डिपार्टमेंट पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऑन बोर्डिंग डिपार्टमेंट आपका फ्रेंचाइजी खरीदने के बाद से लेके फ्रेंचाइजी लाइव होने तक पूरी मदद करता है, जिसके अंदर आपका आउटलेट सेटअप, जो अंदर का इंटीरियर होगा, वो हमारे स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, ये वो वेंडर है, हम आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा देते हैं और वो फिट आउट करते हैं। हमारी एक प्रोजेक्ट टीम है, उनको मॉनिटर करती है। उसके बाद में हम आपकी रिक्रूटमेंट में मदद करते हैं, उसके बाद में हम आपकी लाइसेंसिंग में मदद करते हैं, और लास्ट के अंदर हम आपके बंदों को ट्रेन भी करते हैं, जिसके अंदर ओनर की भी ट्रेनिंग होती है, मैनेजमेंट लेवल की, और एम्प्लॉय की भी ट्रेनिंग होती है। अब आपका आउटलेट लाइव हो गया। एक बार आपका आउटलेट लाइव हो जाता है तो हमारी ट्रेनिंग के कुछ न्यू स्टोर ओपनिंग टीम आपके साथ रहती है 1 महीने तक। ओके। वो आपकी पूरी हैंड होल्डिंग करती है। ट्रेनिंग के अंदर 2 मैनेजर रहते हैं, 2 किचन स्टाफ रहता है, जो आपके बंदों को, ठीक है ट्रेनिंग ठीक है होती है, पर जब एक बार काम शुरू हो जाता है ना, तो हैंड होल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कस्टमर की शुरू में आती भीड़ और आपने ट्रेनिंग की हो, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग और एक्चुअल वॉल्यूम ऑर्डर के अंदर बहुत फर्क है। बिल्कुल।
तो हमारे बंदे आपके साथ रहते हैं। 1 महीने तक आपकी जब टीम पूरी स्टेबल हो जाती है, उसके बाद हमारे बंदे वहाँ से वापस आ जाते हैं। और इसके बाद में क्या होता है, ऑनगोइंग ट्रेनिंग रहती है, क्योंकि क्या होता है कई बार कोई छोड़ जाता है। और मैं नहीं चाहता कि एक नया आदमी को ट्रेन करा, तो हमारे मंथली बेसिस के ऊपर हमारे फील्ड ट्रेनर्स आपके साथ आपके बंदों को ट्रेन करते हैं। उसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे फ्रेंचाइजी सक्सेस टीम है। उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि आपके आउटलेट को प्रॉफिटेबल बनाना और प्रॉफिटेबल रखना। तो आपको मार्केटिंग सपोर्ट देते हैं, इधर मार्केटिंग करिए, उधर करिए। इसके अलावा आपके खर्चे देखते हैं कि भैया आपका बिजली का बिल ज़्यादा तो नहीं आ रहा, क्यों ज़्यादा आ रहा है? क्योंकि हमको पता है अब इतने सारे आउटलेट चला रहे हैं कि हमारे इक्विपमेंट में क्या बिजली का बिल हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं आ रहा। मार्केटिंग पे आप कितना खर्च कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन क्या है, ट्रेनिंग कैसी है, कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है। उसके ऊपर एक टीम, एक रिसोर्स आपको पीओसी मिलता है जो आपके साथ में एलोकेटेड है। इसके अलावा मार्केटिंग सेंट्रल लेवल पे हम करते हैं। तो आप लोकल एरिया की जो मार्केटिंग है आउटलेट की, जैसे जोमेटो और स्विगी पे क्लिक्स खरीदने हो गए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर मान लीजिए रेडियो करना है, वो हम लेते हैं। रेडियो कैंपेन का खर्चा हमारा है, अखबार में ऐड निकालने का हमारा खर्चा है, ऑटो ब्रांडिंग हो गई या साइनेज हो गया, वो सब हमारा खर्चा है। आप लोगों का खर्चा है अपने आउटलेट का वो करना। इसके अलावा हमारी ऑडिट टीम भी आती है। क्या है कि ट्रेनिंग वेनिंग तो हो गई, पर क्या काम सही से चल रहा है कि नहीं, तो हमारे ट्रेनर्स और ऑडिटर्स आपको पूरे टाइम सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे पास में ऑपरेशनली एक एरिया मैनेजर होता है। तो मान लीजिए आप ओनर हैं, आपने मैनेजर हायर किया, आपकी टीम सही चल रही है, पर आपको भी कम नॉलेज है। ओनर फाइनेंशियल नॉलेज होगी, कितना खर्चा करना है, ये वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सकते हैं। पर डे टू डे रनिंग के अंदर नए मैनेजर को सपोर्ट की जरूरत होती है। तो हमारा एक एरिया मैनेजर होता है, एक एरिया के लिए, जैसे लखनऊ के लिए मान लीजिए, हमारे लखनऊ में काफी आउटलेट है, वहां का जो एरिया मैनेजर है वो हमारा आदमी है। तो क्या होता है, आउटलेट मैनेजर हमारे एरिया मैनेजर को रिपोर्ट करता है। तो डे टू डे शिफ्ट मैनेजमेंट, कौन छुट्टी से आया, कौन छुट्टी पे चला गया, आउटलेट कितने बजे खुला, हाइजीन चेक हुआ, ये वो सारा का सारा हमारा होता है। तो बेसिकली देखिए, हिंदुस्तान के अंदर फ्रेंचाइजी, इतने फूड वाले जो बिजनेसेस हैं वो फ्रेंचाइजी में फेलियर ही इसीलिए हुआ कि सपोर्ट और कंट्रोल नहीं। बिल्कुल, ओपन करवा देते हैं, उसके बाद हैंड होल्डिंग और प्रमोट नहीं होता। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ना वो जैसे बोलते हैं हिट एंड रन, सड़क के ऊपर ठोकर मारी और निकल गए, पैसे लिए, अपने 5 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फी ली, और उसके बाद में इसका चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है। हमारा थोड़ा डिफरेंट है जी। हमने 2 साल तक फ्रेंचाइजी मॉडल को बिल्ड किया। ये जितने भी आपको अभी मैंने सिस्टम्स और प्रोसेस बताए, इनको हमने तराशा है, भापा है, और कई जगह पे हमारी भी फेलियर थी, उसको हमने इम्प्रूव किया है। ऐसा नहीं है, हम खुद भी सीख रहे हैं। बिल्कुल, स्ट्रगल्स और चीजें तो सीखने को हमेशा मिलती हैं, सीखते हैं। सो इसके अलावा एक बड़ा जो इशू रहता है, हम फूड इंडस्ट्री की बात करें, शेफ का रहता है। तो जो आपके फ्रेंचाइजी हैं उनको भी ये बड़ा प्रॉब्लम आती हुई कई बार कि शेफ छोड़ के चले जाते हैं या फिर ट्रेंड शेफ नहीं मिलते। तो शेफ सपोर्ट का आप किस तरीके से करते हैं उनके लिए? देखिए, हमारे यहाँ पे शेफ्स हैं। मैंने जब ये बिजनेस मॉडल निकाला था, मैंने पहली चीज ये की थी कि शेफ नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या है, हमारा प्रोडक्ट आता है जी फुली कुक्ड। तो आउटलेट लेवल पे सिर्फ असेंबली है, मतलब मेरे आउटलेट के अंदर कोई भी कच्चा प्रोडक्ट नहीं जाता। ओके, वो फुली असेंबल्ड जाता है। मेरा फुली एसओपी सेट है कि बर्गर पैटी आती है बनी हुई फ्रोजन, आपको सिर्फ रीहीट करनी है। आपको सुबह बंस मिलते हैं, हमारे वेंडर से मिलते हैं। आपकी सॉसेस हमारे यहाँ से आती हैं, हमारे नाम के ऊपर बनी होती है, हमारी फैक्ट्री में बनी होती है, जिसकी लंबी शेल्फ लाइफ होती है। तो आउटलेट लेवल पे क्या करना है, ऑर्डर आया, आपने फ्रोजन पैटी निकाली, उसको एयर फ्राई किया, हीट किया, बन को टोस्ट किया, उसके ऊपर वेजिटेबल लगाए, सॉस लगाई, जो हमने बताया कितनी क्वांटिटी जाएगी, ऊपर से किया और बंद किया, निकाल दिया। तो आप ये समझिए 10 से 15 हज़ार रुपए के लड़के ये काम कर लेते हैं, और वो आसानी से मिल भी जाते हैं मार्केट में, आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से हम ट्रेन कर लेते हैं। बर्गर बनाने में इतनी कोई इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, फिर आपका जो एसओपी क्रिएटेड है, असेंबल करना उन्हें अगर देखा जाए तो एक तरीके से, सो असेंबली यूनिट है, असेंबली यूनिट है, तो किचन साइज छोटा होता है। हाँ जी, बिल्कुल, वो सब असेंबली देखिए ना, जैसे मेक लाइन पे चलता है, ये डाला वो डाला, टोस्ट किया, पैक किया, वैसे। बहुत बढ़िया। बेसिक आप इस बर्गर चेन को, जैसे आप इंडिया में बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, तो क्या आप आउट ऑफ इंडिया भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं इसको? देखिए, हमारे यूके के अंदर 3 आउटलेट ऑलरेडी हैं। ओके, हमने वो खोले हुए, आप समझिए कोविड से थोड़े से पहले खोले थे, पायलट रन कर रहे हैं। हम जनरली ऐसे ही करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर साउथ इंडिया में जाएंगे तो पहले पायलट रन करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल है कि नहीं। तो हम वहाँ पे पायलट रन कर रहे हैं। पायलट अच्छा शुरू हुआ था, पर कोविड हो गया, उधर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थी। अब आप समझिए पिछले हफ्ते से पूरी तरह खुला है।
अभी हम देखेंगे 6-8 महीना उसको, अगर वो वहाँ पे यूके में सक्सेस हो गया तो उसके बाद में उधर पे भी एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट तो इंटरनेशनली काफ़ी आती है। अगर आप देखें हमारी फ्रेंचाइजी की, अभी मैं किसी से बात कर रहा था आज, पिछले 4 दिन के अंदर कुछ 114 फ्रेंचाइजी रिक्वेस्ट आई हैं, जिसके अंदर से 28 इंटरनेशनल है। तो एक बारी वो बिजनेस सेट हो जाएगा तो फिर उसको भी यूके में पहले एक्सपैंड करेंगे, फिर नॉर्थ अमेरिका में, दुबई में। अच्छा, आज के समय में फ्रेंचाइजीज को लेकर लोगों में बड़ी भ्रमक होता है कि पता नहीं ये ब्रांड कैसा है, सपोर्ट कैसे मिलेगा। तो आप फ्रेंचाइजीज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कोई भी इंसान जब कोई फ्रेंचाइजी ले, फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करे तो उसे क्या चेक पॉइंट होने चाहिए, क्या देखना चाहिए? देखिए, फ्रेंचाइजी के चेक पॉइंट्स पहले तो जी जो उनके एग्जिस्टिंग स्टोर है उनके अंदर ज़रा जाके ब्रांड को एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर आपको खाना समझ में आता है, प्रोडक्ट समझ में आता है, प्राइसिंग समझ में आती है, तो आप उसकी फ्रेंचाइजी के बारे में सोचिए। अगर आपको खुद उस खाने का समझ है, उसके बाद में आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि उनका फेलियर रेट क्या है, कितने फ्रेंचाइजी खुले, कितने बंद हो गए। हिंदुस्तान के अंदर ना वो इसकी टोपी उसके सर बहुत है, 3 खुले 3 बंद हो गए, 3 खुले 3 बंद हो गए। वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि फ्रेंचाइजी सर्वाइव कितने कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग बिजनेस के अंदर घुस जाते हैं और उनकी यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स अभी सेट बैठी नहीं होती, उनको खुद ही नहीं पता होता बिल्कुल। कि पैसे कैसे बनाने हैं, तो फिर वो दूसरों लोगों के लिए कैसे करेंगे। कई सारे लोग तो क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पहला स्टोर पहला ओपन स्टोर कर, खोलने के बाद में फ्रेंचाइजी शुरू करते हैं। बिल्कुल। वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग होना चाहिए हिट एंड रन ऑपरेशन का, कि मैंने अपने पैसे लगाए नहीं पर दूसरों के लगाने स्टार्ट कर दिए। बिल्कुल। अच्छा, आपके जो स्टोर्स हैं, फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं, वो कितने समय में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं? देखिए, लोकेशन टू लोकेशन पे है। जैसे हम ये देख रहे हैं कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी पहले 3 या 4 महीने में आ जाती है। हम खुद काफ़ी सरप्राइज थे, पर वहाँ पे ये है कि वहाँ पर डाइनिंग का बिजनेस बहुत है। वहाँ पे अभी ये डिलीवरी वाला इतना आया नहीं है, क्योंकि टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर क्या है कि अभी भी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो है ना वो दिल्ली जितने नहीं है। तो शाम को फैमिली के साथ बाहर जाके खाना खाना इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। लोग जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, बच्चों को बिठाते हैं, वहां जाते हैं, खा के आते हैं। उसमें क्या होता है, जोमेटो स्विगी के पास आपके मार्जिन नहीं जा रहे। एक दूसरा टियर 2 टियर 3 सिटी के अंदर रेंटल भी कम है, लेबर कॉस्ट भी कम है। बिल्कुल। तो एक डाइनिंग वहां पे आपने समझे 3 या 4 महीने के अंदर ब्रेक इवन कर जाता है। टियर 1 सिटी के अंदर 6 महीने। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल ब्रेक इवन कब तक आ जाता है इस आउटलेट देखिए, का? आपके पूरे पैसे आपके पास में वापस आ जाते हैं 18 से 24 महीने। ओके। और जो आपके अलग अलग आउटलेट्स हैं जो आपने बताया, ड्राइव थ्रू, टेक अवे, इनकी अगर हम फ्रेंचाइजी फीस की बात करें तो मैं फ्रेंचाइजी फीस क्या रहती है आपकी? देखिए, 3 मॉडल हैं, तीनों की अलग अलग फ्रेंचाइजी फी। तो फूड कोर्ट वाला मॉडल है जो सबसे सस्ता है, उसकी 5 लाख रुपए लाइसेंसिंग फी है। डाइनिंग की 8 लाख रुपए है और ड्राइव थ्रू की 12 लाख रुपए। इसके अलावा सारा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है। हमारी सप्लाई चेन के थ्रू आपके पास में सारा का सारा माल आता है। हम 8% रॉयल्टी लेते हैं तीनों मॉडल के अंदर। अच्छा, रॉयल्टी आपकी 8% है, सेल्स के ऊपर आएगी, ग्रोस सेल्स के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि जब लोग आउटलेट स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास अप्रोच करते हैं, तो उसके बाद कितना समय लगता है उन्हें इस आउटलेट को स्टार्ट करने में? देखिए, एक बारी आउटलेट साइन अप हो जाता है और फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट हमारे साथ हो जाता है, वो वाला जो पहला वाला फेज है वो हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि हर इंसान का अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। कई बार फोन उठा के लोग पूछते हैं, अरे हमको फ्रेंचाइजी लेनी है, बताइए। इसको कहते हैं विंडो शॉपिंग। तो क्या पता 2 साल के बाद में वो फ्रेंचाइजी, पता नहीं। ठीक है, ऐसा हो चुका है। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं, यार मैंने तो आपके बारे में सब कुछ समझ लिया है, हमने आपका खाना खा लिया है, एक आधा वीडियो देख लिया है, आपकी वेबसाइट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है, हमने वो देख लिया, हमको जी साइन अप करना है। तो मान लीजिए एक बार साइन अप हो जाता है और दुकान मिल जाती है, तो उसको लाइव होने के अंदर आप समझे करीबन 60 दिन लगते हैं। ओके। इस 60 दिन के अंदर 2-3 चीजें हैं जिनका ध्यान देना पड़ता है। एक लाइसेंसिंग, जिसके अंदर कई बार क्या होता है, लोग साइन अप कर लेते हैं पर उनके पास में ना वैट, ना जीएसटी नंबर होता है, ना कंपनी रजिस्टर होती है। तो अगर वो दोनों आपके पास में है तो ये कहानी जल्दी मूव करती है। ओके। पर आप ये समझिए कि अगर बंदे ने कॉन्ट्रैक्टर को टाइम पे पैसे दिए हैं और उनकी जीएसटी वगैरह भी ऑलरेडी नंबर है, तो 60 दिन के अंदर फ्रॉम दैट डे आपका आउटलेट खुल जाता है आसानी से। और इसमें लाइसेंसिंग में भी आप लोग हेल्प करते हैं क्या? मान लीजिए किसी पे है नहीं तो? बिल्कुल, जरूर मदद करते हैं। देखिए, ऐसा है, जीएसटी वगैरह तो हर इंसान का आसानी से हो जाता है। उसके बाद में जितने भी आपके लाइसेंसेस हैं
उसके अंदर हम मदद करते हैं। देखिए अब चंडीगढ़ में बैठ के मैं आपको ये बता सकता हूँ फूड सेफ्टी लाइसेंस कैसे लेना है या आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कैसे लेना है, पर हर लोकेशन के ना कभी कभी लोकल लाइसेंसेस भी होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो हम उनको एडवाइस करते हैं वो खुद ले लें, क्योंकि दिल्ली में बैठ के हमको ये नहीं पता कि बठिंडा के अंदर क्या लोकल लाइसेंस है। वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं लाइसेंसेस वो हम आपको पूरी, हमारे पास एक टीम है वो जैसे आपको बताया ऑन बोर्डिंग टीम, उनके पास में पूरी नॉलेज है, वो पूरा करके देते हैं। अच्छा, ये जो आपकी आपने बताई फ्रेंचाइजी फीस और टोटल इन्वेस्टमेंट बताई, इसमें जो एग्रीमेंट होता है उसका टर्म क्या होता है? 5 इयर्स टर्म। 5 ईयर के बाद क्या रिन्यूअल होता है? किस रिन्यूअल होता है 5 इयर्स के बाद में म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स के ऊपर, और 50% ऑफ फ्रेंचाइजी फी आपको फिर से देनी पड़ेगी। फिर से आपको पे करनी पड़ेगी जो भी फ्रेंचाइजी फी उस समय रहेगी। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए दिए, 5 साल आपने काम किया, अब रिन्यूअल का टाइम आया, आप 2.5 लाख रुपए और देंगे और रिन्यूअल है। इसमें एक चीज़ और भी है कि आप क्वालिटी ऑफ फूड, जैसे आपने बताया कि आपकी बिल्कुल एसओपी बनी हुई है, तो पैन इंडिया जब भी कोई बर्गर सिंह के स्टोर पर जाएगा तो उसे सेम क्वालिटी मिलेगी? सेम मिलेगा। देखिए जैसे असेंबली सिस्टम है, वही पैटी है, वही बन जा रहा है, वही सॉस जा रही है, वही लेटस जा रहा है, वही अनियन जा रहा है, तो प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंज होना बहुत मुश्किल है। कुकिंग टाइम सब सेम है, मशीन बताती है कितनी देर तक कुक होगा। बन टोस्टर 12 सेकंड के अंदर बन निकालता है, दिल्ली के अंदर भी 12 सेकंड निकालेगा, चंडीगढ़ में 12 सेकंड निकालेगा, तो प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर कोई फर्क नहीं है। और उनकी ट्रेनिंग जो होती है ऑन शॉप होती है या फिर उनके लिए आपकी कोई एकेडमी या सच कुछ आपने बनाया हुआ? जैसे स्टोर, देखिए मान लीजिए 60 दिन का आपका पीरियड है, 60 दिन से पहले 30 दिन जब हो जाते हैं, प्रोजेक्ट तैयार कर जाता है, हम आउटलेट मैनेजर को हायर करवा लेते हैं। तो एक बार वो जनरली एक्सपीरियंस्ड मैनेजर आता है, फ्रेशर नहीं आता। तो आप समझिए मैकडॉनल्ड्स का हो गया या डोमिनोज का हो गया, आते हैं, उनको हम पहले ले लेते हैं, तो वो उनकी ट्रेनिंग थोड़ी पहले स्टार्ट होती है। आप समझिए आउटलेट खुलने से 15 दिन पहले ऑन द स्पॉट उसी आउटलेट के अंदर उसी इक्विपमेंट में उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद में फिर एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है आउटलेट लाइव होने के बाद, जिसके अंदर 30 दिन तक हम और सपोर्ट करते हैं। ट्रेनिंग का प्रोसेस ऐसे है। आपके जितने भी आउटलेट्स होते हैं वो सारे फोफो मॉडल पर होते हैं या फोको मॉडल पे भी रन कर रहे हैं? फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड रखते हैं। फोको मॉडल के अंदर तकलीफें बहुत है कि आपने फोको वो करते हैं जी जो जिनका मॉडल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट ही लगाना चाहते हैं। मान लीजिए कोई बार चेन हो गई, आप इन्वेस्टर हैं, आपसे पैसे लगवाए और आपको एक फिक्स रिटर्न दिया, उसके अंदर ग्रोथ थोड़ी स्लो रहती है। और हमारा बिजनेस बहुत इजी है, अगर हम फोको कल को करेंगे तो सामने वाले को भी लगता है यार ये काम तो बहुत आसान है, मैं खुद कर लूंगा। बिल्कुल। और है, मतलब सबवे भी फोको नहीं करते, असेंबली यूनिट है, फोकस, ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए और जो ओनर है उसके अंदर काम करने की चाह होनी चाहिए, वरना ये मॉडल बहुत आसान है। बिल्कुल। बर्गर सिंह की आपने विजन क्या रखा हुआ है? बहुत तेजी से आप ग्रो कर रहे हैं। 2014 में आपने स्टार्ट किया था और आज 2022 में, जिसमें 2 साल कोविड के भी रहे, 2 से 2.5 साल, और आप 55 आउटलेट्स ओपन कर चुके हैं, इंक्लूडिंग आउट ऑफ इंडिया आउटलेट्स भी। तो आपने क्या विजन और मिशन बनाया हुआ है इस बर्गर सिंह के लिए? देखिए अभी हमारे 55 आउटलेट लाइव है और करीबन 18 और फिट आउट के, तो आप ये समझिए कि अप्रैल मई तक 75 आउटलेट हो जाएंगे। इरादा ये है कि अगले फाइनेंशियल ईयर की जो आने वाला है इसके अंदर हमारे 150 आउटलेट हो जाने चाहिए। इसको अचीव करने के लिए आउटलेट बेचने बहुत आसान है। अभी हम सिटीज की मैपिंग कर चुके हैं, तो हमको पता है किधर खुलना है, हमको अगले 150 आउटलेट्स का पता है, हमने कितने खोलने हैं, क्या किराया है, क्या लोकेशन है, वो हमने पूरी मैप आउट कर रखी। तो अगले 2 साल के अंदर, मतलब ये वाला साल और अगला साल, 150 आउटलेट नॉर्थ इंडिया के अंदर होंगे। 12 महीने के बाद में हम साउथ इंडिया एंटर करेंगे और उसके बाद में करीबन 370 आउटलेट वहाँ करने का इरादा है। लॉन्ग टर्म प्लान ये है, देखिए जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, जो लार्जर कंपेटिटर्स अमेरिकन एमएनसीज हैं, उनका फोकस है टियर 1 सिटीज में। आप समझिए 70% उनके आउटलेट यहीं खोलते हैं, क्योंकि उनका मॉडल जो है वो है 5000 स्क्वायर फीट का डाइनिंग खोलेंगे। आप समझिए करीबन 5 करोड़ रुपए लगते हैं उनका स्टोर सेटअप करने के लिए, तो एक छोटी जगह इतने बड़े आउटलेट को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। हमारा मॉडल छोटा है, हम बहुत सारी जगह खोलना चाहते हैं। ओवरऑल इरादा ये है कि हम इंडिया के अंदर लार्जेस्ट बर्गर चेन बने अगले 5 से 7 साल के अंदर। बहुत बढ़िया। और आप बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड भी ज़बरदस्त है, प्रॉफिट मार्जिन भी आपने बताया कि बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल आ जाता है। तो कोई जब फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करना चाहेगा तो प्रोसेस क्या होता है कि आप तक कैसे कांटेक्ट करें? देखिए हमारे पास में वेबसाइट है, आप वेबसाइट के ऊपर अपना ईमेल डालिए, वो हमारी पूरी टीम के पास आती है। हमारे पास में कॉल सेंटर है, वो आपको वापस फ़ोन करता है और आपके साथ में बात करता है, आपकी रिक्वायरमेंट समझता है
बजट समझता है, लोकेशन समझता है और आपको फिर एडवाइस करता है कैसे आगे बढ़ना है। दूसरा तरीका ये है कि आप, हमारे पास एक नंबर है, उस पर फ़ोन करिए और आपकी कॉल सेटअप होती है। तो मान लीजिए आपने हमारे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से बात की, जिसको हम फर्स्ट लेवल एजेंट कहते हैं। वो आपको बिजनेस मॉडल समझाते हैं, आपको खर्चे बताते हैं और आपको लोकेशन बताते हैं। अगर आपको उसके बाद में इंटरेस्ट होता है और आप फ्रेंचाइजी खरीदना चाहते हैं, तो हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव जो सेल्स हेड होते हैं वो आपसे बात करते हैं और मतलब डिस्कस करते हैं कैसे होगा, कहाँ खुलेगा, क्या खर्चा होगा। उसके बाद हम उसको साइन अप करते हैं। एक बार साइन अप हो जाता है तो फिर ऑनबोर्डिंग, फिर तो आप फैमिली का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लेके आगे बढ़ते हैं। तो आप बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और हमारे दर्शक जो भी हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, किस तरीके से बिजनेस शुरू करें? देखिए, फूड के बिजनेस के बारे में मैं बता सकता हूँ, बाकी तो मेरी क्या नॉलेज है। फूड के अंदर जी देखिए, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार लोगों को देखा है जैसे कि लोकेशन के चक्कर में, रेंटल बचाने के चक्कर में उन्होंने बहुत सस्ती जगह ले ली और अब क्या है, सिर्फ डिलीवरी का बिजनेस आ रहा है तो आप जोमेटो और स्विगी के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज। दूसरी, आपके पास में वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ, अगर हमने आपको बोला 40 लाख रुपए लगेंगे तो आप सिर्फ 40 लाख रुपए लेकर आ गए। वर्किंग कैपिटल होना जरूरी है। हम एडवाइस करेंगे 6 महीने का वर्किंग कैपिटल आप लेके होना चाहिए। चलिए, वरना क्या है, वो 40 लाख रुपए, कई चीजें होती है, कोविड आ गया, ये हो गया, वो हो गया, कभी इलेक्शन आ गए, कुछ ना कुछ होता रहता है हिंदुस्तान में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ये 2 एडवाइस मेरी काफी इंपॉर्टेंट समझिए कि लोकेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें और दूसरा वर्किंग कैपिटल जरूर लेके चलें। लोकेशंस में आप भी कोई सपोर्ट करते हैं क्या? हम ज्योग्राफी बताते हैं एग्जैक्टली। आप यहाँ पे खोलिए, इस साइज की दुकान खोलिए। हम प्रेफर करते हैं कि आप रोड फेसिंग दुकान खोलिए। रोड फेसिंग दुकान में क्या होता है, साइनेज दिखता है, आज नहीं तो कल इंसान जरूर आएगा। और ब्रांडिंग जिस तरीके मॉल के अंदर भी है तो साइनेज वाली दुकान होनी चाहिए ग्राउंड फ्लोर। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप ब्रांडिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों के बीच में एक नाम है, तो कस्टमर तो अपने आप ही आएगा। देखिए, बर्गर सिंह का ब्रांड रिकॉल काफी बढ़िया है। एक बारी आपने नाम सुन लिया, आप आसानी से भूलते नहीं। अगर आपने उसका एक बारी साइनेज देखा, 2 बारी, तीसरी चौथी बारी आप जरूर आएंगे। और मेन्यू भी सुन लिया तो नहीं भूलेंगे। और एंट्री लेवल प्रोडक्ट भी हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग है। 39 रुपीज के ऊपर जो बर्गर हम बेचते हैं फुली लोडेड, वो कोई और नहीं बेच रहा। तो होता क्या है, इंसान चाहे प्राइस सेंसिटिव भी हो, वो आके बोलता है 39 का खा के तो देखो। एक बार उन्होंने खा लिया तो उसके बाद में 59, 79 ऐसे ऐसे वो प्रोडक्ट रेट अप करते रहते हैं। तो जो हमारा जो कोर कॉम्पिटेंसी वो है प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए मार्केट में, ये हमारा है। बाकी माल अपने आप बिक जाता है। अगर आप अच्छी चीज बेचेंगे तो अपने आप बिक जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास जब लोग कॉल करते हैं मुझे बिजनेस के लिए, खासकर फूड बिजनेस में। तो एक तो होता है मेन्यू में कॉम्बोज और एक होता है प्राइसिंग। दिल्ली की बात करें, अलीगढ़ की बात करें या छोटे शहरों की बात करें, टायर 1 सिटी, टायर 3 सिटीज, तो आपके प्राइसिंग क्या सेम होते हैं? और साथ ही साथ जो मेन्यू होता है उसमें कॉम्बोज आप बना कर देते हैं या फिर जो आपका फ्रेंचाइजी है वो डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, हम कॉम्बोज बना के देते हैं। हमारे पास अब काफी डेटा है ये देखने के लिए कि किस चीज के साथ में क्या बिकती है, किस समय ज्यादा माल बिकता है, किस समय कम बिकता है, गर्मी में क्या बिकता है, सर्दी में क्या बिकता है। तो वो हम उस हिसाब से करते हैं। एज फार एज प्राइसिंग इज कंसर्न जी, हम कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को देख के प्राइसिंग करते हैं। जैसे डिस्काउंटिंग करते हैं, प्राइसिंग करते हैं। जैसे दिल्ली है, किसी एरिया के अंदर कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो वहाँ पे प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा अग्रेसिव होगी। और मान लीजिए आप हाईवे पे है तो हाईवे पे कोई डिस्काउंटिंग नहीं है, प्राइसिंग फुल है। तो एमआरपी वो है, अब उसको कैसे कंपेटिटिव लैंडस्केप के अंदर मैनेज करना है वो हमारा है। वो आपकी टीम है और ऑलरेडी काम कर रही है इसके ऊपर। हमारी एक एनालिटिक्स टीम है, काफी बड़ी टीम है जो फ्रेंचाइजी सक्सेस मैनेजर के साथ काम करती है। तो आपको जब आप एक बार फ्रेंचाइजी हो जाते हैं, आपको एक हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है आपकी सारी बातों के लिए। मतलब सप्लाई चेन रिलेटेड इशू, मार्केटिंग रिलेटेड इशू, प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड इशू, वो सारे के सारे वो सॉल्व करते हैं। उनके पीछे फिर एक पूरी मार्केटिंग टीम है, पूरी एक एनालिटिक्स टीम है जो कि डेटा प्रोवाइड करती है, पूरी फाइनेंस टीम है, वो उस इंसान को पूरा नॉलेज प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखिए, हमारे पास में सारे डिपार्टमेंट तो है, पर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कभी इसको फोन लगाना, कभी उसको फोन लगाना। तो एक हमने आपको एग्जीक्यूटिव दे रखा है जो आपको पूरी की पूरी हैंड होल्डिंग करता है इसके अंदर। गवर्नमेंट को भी बहुत जरूरत है ये सीखने की कि 1 पॉइंट विंडो बनाए बिजनेस के लिए। कोशिश तो यही है जी हमारी। अब देखिए, अगर हमसे सरकार कुछ सीख लेती है तो बढ़िया है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा आप लोगों को बताया, लोगों ने सीखा और यकीनन बर्गर सिंह आने वाले समय में बर्गर्स का सिंह होगा। सो आज आपने समय दिया,
इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों से शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे बर्गर सिंह से कबीर जी सिंह जी, जिन्होंने आपको ना कि केवल बर्गर सिंह की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, बल्कि मार्केट में क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं, किस तरीके से आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो अगर आप बर्गर सिंह की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो इनकी वेबसाइट का लिंक और कॉन्टैक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली बातचीत करके इनकी फ्रेंचाइजी इंडिया के किसी भी शहर में स्टार्ट कर सकते हैं, अगर वहां पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो। ऐसे ही अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ, मैं आपके लिए नई नई और बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर आता हूं केवल आपके चैनल फ्रेंचाइजी बताओ पर। मैं हूं आशीष अग्रवाल, आपका अपना बिजनेस दोस्त। जय हिंद, जय भारत।